नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हम बात कर रहे हैं यास चक्रवाती तूफान की, और जरा तस्वीरें आप देखिए। इस तूफान की वजह से किस तरीके के हालात हैं तटीय इलाकों में। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। समंदर के आसपास के इलाकों में आप देख पा रहे हैं जो रिहायशी इलाके हैं, ये तो आप देख रहे हैं खेत खलिहान, लेकिन आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी पानी घुस चुका है। वहां से लोगों को जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं और सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि लोगों को वहां से हटा दिया जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, लोगों की जान ना जाए। लेकिन अभी भी ये देखिए, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जरा आप देखिए, समंदर से ऊंची उठती ये लहरें नजर आ रही हैं। 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर तक की ऊंचाई इन लहरों की। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। आइए अब आपको कुछ जानकारी हम देते हैं इस यास चक्रवाती तूफान के बारे में। क्या है जरा समझिए, और अभी कहां है। ओडिशा के तट से 30 किलोमीटर करीब दूर अभी है, लेकिन कुछ ही देर में, आने वाले कुछ मिनटों में आप कह सकते हैं कि यह चक्रवाती तूफान तट से टकरा जाएगा। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह लगातार आगे बढ़ता हुआ, कितनी रफ्तार है इसकी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना यह विनाशकारी हो सकता है। बंगाल ओडिशा से कब टकराएगा? दोपहर 1 बजे का वक्त अनुमानित है, और तब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार हो सकती है। और खतरा कितना बड़ा है वो भी आप समझिए। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट है, लोगों को सावधान कर दिया गया है, आगाह कर दिया गया है। और बंगाल में करीब 9 लाख और ओडिशा में करीब 3 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तैयारी किस तरीके की नजर आ रही है वो देखिए। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 115 टीमें तैनात की गई हैं। बंगाल में 2 लाख पुलिसकर्मी, स्वयंसेवक तैनात कर दिए गए हैं अलग अलग मोर्चों पर। लगातार इस तूफान से निपटने के लिए मुस्तैद। उधर विशाखापट्टनम में नौसेना के 4 युद्धपोत की तैनाती की गई है। बंगाल ओडिशा में नौसेना की 8 गोताखोर टीम अलर्ट मोड पर। तो तैयारी इस बार पूरी नजर आ रही है। विमान C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76 और C-130 हरक्यूलस भी तैनात है। किसी भी आपातकालीन हालात से निपटने के लिए तैयारी पूरी तरीके से मुफीद। और इस बीच जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है वो हम आपको बता दें कि अगले कुछ ही मिनटों में, कुछ ही वक्त में ये तट से टकरा जाएगा। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा चक्रवाती तूफान का। यानी 1 घंटे के बाद करीब ओडिशा के तट से टकराएगा यास तूफान। 1 घंटे के बाद तट से टकरा सकता है यह तूफान, और तब इसकी रफ्तार सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक खतरा उस वक्त होगा। और भुवनेश्वर एयरपोर्ट कल सुबह 5 बजे तक बंद, यह भी एक बड़ी जानकारी अभी हमें मिली है। और आइए अब हम आपको बालासोर लिए चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, आज सुबह से हम देख रहे हैं लगातार आप वहां पर डटी हुई हैं और जोखिम भरी रिपोर्टिंग आप कर रही हैं। अभी क्या हालात है, अभी क्या स्थिति आपको अपने आसपास नजर आ रही है? मनोज्ञा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद उनसे संपर्क टूट गया। आप समझ सकते हैं जिस तरीके के हालात हैं और जितनी तेज हवाएं बह रही हैं, तमाम तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं और आने वाले वक्त में तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। तैयारी प्रशासन की तरफ से जरूर की गई थी, लोगों को वक्त रहते उन इलाकों से निकाला गया है। अब हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ जीपी शर्मा जुड़ गए हैं। आप प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। आप लोगों के पास अभी क्या और जानकारी मिल पा रही है इस चक्रवाती तूफान को लेकर, और कब इसका सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा? कुछ अनुमान लगाया गया है? जी, सर्वाधिक असर तो अभी है। इस वक्त जो भी वेदर एक्टिविटी हो रही है, ये क्योंकि ये इसका सेंटर भी जो है उसका कोस्ट को क्रॉस कर चुका है। लैंडफॉल प्रोसेस तो शुरू हुआ था सुबह 9 बजे, और 11 बजे के आसपास उसका सेंटर भी क्रॉस हो गया, जिसको कि लैंडफॉल कहा जाता है। हालांकि पूरा जो प्रोसेस है वो अभी 1 बजे तक चलेगा, जब इसका लैंडफॉल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस दौरान 9 बजे से लेके 1 बजे तक ये इंटेंस एक्टिविटी, और सबसे ज़्यादा तो इस वक्त के आसपास 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक हुई, जिसके अंदर विंड स्पीड लगभग 120 से 130, 140 किलोमीटर, उसके ऊपर भी गस्टिंग में उससे ज्यादा, और बहुत ही हैवी रेंज। जीपी शर्मा जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। आप काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं, हम आपसे कुछ और जानकारी लें उससे पहले जरा दर्शकों को हम दिखाते हैं कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं। बालासोर में मौजूद है मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल।
मनोज्ञा, सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि आप वहां डटी हुई हैं लगातार और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दर्शकों तक ये तस्वीरें आप पहुंचा रही हैं, जानकारियां पहुंचा रही हैं। अभी क्या हालात हैं? देखिए, धूप निकल आई है लेकिन हवा और समुद्र के उफान में कोई कमी नहीं है। भले ही लहरें अभी आपको थोड़ी सी कम या मध्यम नजर आ रही हो, लेकिन ये हवा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ किस तरह से हवा के झोंके से बढ़ते चले जा रहे हैं एक ही दिशा में। इस समय पुलिस आई है, यानी कि जिला प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे थे उन्हें हटा दिया गया है और इस पूरे बीच को खाली करा दिया गया है। धंसता चला जा रहा है ये तट। इस तट पर जितनी सीढ़ियां थी वो टूट गई हैं और इस तरह से टूटी है कि हो सकता है कि इनकी मरम्मत में ही कई हफ्ते लग जाएं। इतनी मजबूत सीढ़ियों को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन आज की थपेड़ों ने इन सीढ़ियों को भी तोड़कर तबाही का एक अलग मंजर बना दिया है। जहां एक और पुलिस कोशिश कर रही है कि इस इलाके में कोई भी ना रहे, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए समुद्र में इस समय जो नज़ारा है, धूप भले ही थोड़ी सी हो, जैसे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बता रहे थे, ये खासियत होती है साइक्लोन की। हवा कम नहीं होती है लेकिन थोड़ी आपको मध्यम लगेगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद साइक्लोन गुजर गया, लेकिन अभी भी लैंडफॉल जारी है और ये अभी आने वाले 1 घंटे से ज़्यादा समय तक इन इलाकों में चलेगा, यानी कि चांदीपुर से लेकर भद्रक इलाके तक, यानी धामरा तक। जी मनोज्ञा, एक बात बताइए, आप दरअसल जब इस तरीके के हालात बन जाते हैं, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा होती है, तो इसके लिए पहले से इंतजाम करने होते हैं और कुछ जानकारियां होती है मौसम विभाग के पास। क्या इसके मद्देनजर आपको लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई कि जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो? इस बार तो टारगेट ही है उड़ीसा सरकार का कि जीरो कैजुअलिटी, और ये बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि फोनी में भले ही तबाही और करोड़ों की प्रॉपर्टी और संपत्ति को नुकसान हुआ हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर 5 लोगों की मौत हुई थी। इस बार क्योंकि इसकी गति कम है, तो इस बार राज्य सरकार ने अपना ही टारगेट ले लिया है उड़ीसा में, ये कहकर कि हम इस बार जीरो कैजुअलिटी रखेंगे। 3 लाख से ज्यादा लोगों को कुछ ही घंटों में इवैक्यूएट कराना आसान नहीं है। मुस्तैदी तो है ही, लेकिन डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज है और इस प्लानिंग में उड़ीसा को महारत हासिल है। पिछले कुछ घंटों में जिस हिसाब से उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की है, पहले यही होना था लैंडफॉल, अब यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है लैंडफॉल, लेकिन इससे वो घबराए नहीं, या ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े चेंजेस किए, टीम्स एक्स्ट्रा कर दी। और ये तब हो सकता है जब आपके पास तैयारी हो, जब आपके पास ट्रेनिंग हो, जब आपके पास वो सारी सुविधाएं हो जिस पर आपने सारे साल काम किया हो और आज फाइनल एग्जामिनेशन के दिन उसमें पास होने की घड़ी आई हो। ऑर्डिनरी यहाँ का उड़ीसा फायर सर्विस हो या फिर ODRF हो, मैं आपको बता दूं कि ये इन इलाकों में काम करने के लिए, जैसे इस समय अगर मैं कहूँ आपको तस्वीरें दिखाएं, इन इलाकों में काम करने के लिए न सिर्फ पुलिस है, पुलिस के साथ ODRF भी तैनात रहती है, यानी कि उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, NDRF केंद्र सरकार की, लेकिन साल भर छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ODRF हो या फिर OFS हो। और मरीन पुलिस अलग है यहाँ पर। मरीन पुलिस का मतलब है जो स्पीड बोट्स हो या बाकी सारी सुविधाओं के साथ इन इलाकों में काम करती है और ध्यान में रखती है कि इन इलाकों में, यानी तटवर्ती इलाकों में, करीब 10 से अधिक जिले हैं उड़ीसा के जो तटवर्ती हैं, उनमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्हें तैनात किया जाता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब इस तरह की आपदा आती है तो उस समय कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं, यानी कि नौसेना, कोस्ट गार्ड, वायुसेना, थल सेना, इन सबको मुस्तैदी से तैनात कर दिया जाता है। इस समय भी हल्दिया के आसपास, मिदनापुर में और यहाँ उड़ीसा में भी कई शिप्स यानी कि होवरक्राफ्ट या बाकी ऐसी सुविधाएं कोस्ट गार्ड की तैनात हैं जो आपको इमीडिएटली एक्शन में उतार देंगी। दूसरी बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली होती है वो है फ्लड, यानी कि बाढ़ की स्थिति। जब 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो ज़मीन गीली होगी, पेड़ उखड़ जाएंगे, एक और हवा, दूसरी ओर गीली मिट्टी। लेकिन इस समय पेड़ काट कर उन्हें उन रास्तों को क्लियर करना, फोनी में जो सबसे बड़ी समस्या आई थी, मैंने खुद कवर किया था फोनी को, ये शायद मेरा 5वां साइक्लोन होगा और मुझे पता है कि आसान नहीं होता है। घंटों आप भीगे हुए खड़े रहते हैं और इस बारिश में इस बालू को झेलना या फिर इन थपेड़ों को झेलना आसान नहीं होता है, आपके लिए और आपके कैमरा पर्सन के लिए भी। लेकिन इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं वही सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के जज्बे को सलाम। जिस तरीके से इन विपरीत हालातों में भी आप लोग वहां पर डटे हुए हैं लगातार और दर्शकों तक हर तस्वीर एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। मेरे साथ जीपी शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। जीपी शर्मा जी, मैं चाहूंगा जरा दर्शकों का बताएं कि ये जो चक्रवाती तूफान है यास, ये बाकी चक्रवाती तूफान से कितना अलग, और जहां पर ये लैंडफॉल होगा क्या वहां सबसे अधिक असर होगा, वहां पर क्या सबसे विनाशकारी मंजर हो सकता है?
जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ पे लैंडफॉल होता है उसके आसपास ऑब्वियसली स्टॉर्म की इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा वहीं पे रहती है। और वैसे तो उसका एरिया जो है, आप लैंडफॉल से कब-कब लगभग 150-200 किलोमीटर एक तरफ, 150-200 किलोमीटर दूसरी तरफ जाएँ, तो इतना सारा स्पैन जो है, जो स्केट है उसका साइक्लोन का, इतना एरिया रहता है। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है, हाँ, वो सेंटर और उसके आसपास जो कि इसने लैंडफॉल किया है स्टॉर्म ने, बालासोर के दक्षिण में थोड़ा-सा किया है। जी। तो वहाँ पे जैसे कि आपके रिपोर्टर भी दिखा रही हैं, बोल रही हैं, बहुत ही जोखिम भरी स्थितियों में उनकी रिपोर्टिंग है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आई एप्रिशिएट इट एंड देन शी हैज़ बीन रिपोर्टिंग वंडरफुली। मैं आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट हर, ओके। और उसने अभी फनी साइक्लोन के बारे में भी बात की। उसने 5 साइक्लोन वहाँ देखे हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस रिपोर्टर है और इससे मतलब अपने आप में एक ये वॉच करने के लिए एक्सक्लूसिव सा सीन होता है जो साइक्लोन आता है। जी। हमने कैजुअलिटी की बात करते थे, ज़ीरो टारगेट ज़रूर रखा है। टेक्नीक है, टेक्नोलॉजी है, उसको फोरकास्ट करने की, समय देने की, तैयारी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने तैयारी की है। उसके साथ ही साथ लोगों को सेफ शेल्टर्स में शिफ्ट किया है, लाखों की तादाद में किया है। टारगेट यही है कि ज़ीरो कैजुअलिटी। लेकिन इसके चलते हमने देखा कि लोग जो हैं उत्साह भरे होते हैं या जोश में आके एक बार फिर से बाहर निकल जाते हैं, और जो कि बहुत ही खतरनाक बिल्कुल, स्टेप है। बिल्कुल। तो इन कुछ चीज़ों भी का हो भी सकता लोगों है। को ऐसी ख्याल हवाओं रखना में चाहिए। कुछ भी बिल्कुल, हो अभी सकता है। हालात इस तरह के ना नहीं है कि कोई भी जोखिम मोल ले कोई। आइए आपको बालासोर लिए चलते हैं, वहां पर मनोज्ञा लोईवाल मौजूद हैं, हमारी सहयोगी। मनोज्ञा, अभी क्या स्थिति है? जरा तस्वीरों की जुबानी दिखाइए दर्शकों को। देखिए, अगर मैं आपको 30 सेकंड के लिए सिर्फ इस माइक की अपनी आवाज़ ना करके, कुछ ना बोलकर सिर्फ इस हवा की आवाज़ सुना दूं, तो आपको ये गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी और ये तूफान भी सुनाई देगा। सुनिएगा ये गड़गड़ाहट इस समय जो समुद्र की है। अखिलेश, ये वेग है और ये वेग न सिर्फ हवा का है बल्कि समुद्र का है। देखिए, एक एक व्यक्ति जो आ रहा है उसको हटाने का काम तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन लोग हैं कि जिद अपनी मानते नहीं हैं। और यही एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि जो उम्रदराज लोग होते हैं या तटीय इलाकों में रहते हैं वो घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं उन इलाकों में या रेस्क्यू सेंटर्स में। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये गति यहाँ पर है तो उनके घरों में कई बार तो नाव उड़ जाती है, नाव उड़ के पलट के किसी और इलाके में जाके गिर जाती है। इतनी तेज हवाएं थी पूरी में फोनी के दौरान। इस बार हवा थोड़ी कम है लेकिन असर बहुत ज्यादा होगा। नुकसान की क्या आशंका जाहिर की जा रही है? कुछ बात हो पाई हो आपकी वहां पर एक्सपर्ट से, या फिर जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हों जिनकी वहां पर तैनाती की गई है, क्या कह रहे हैं वो? अखिलेश, यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, राज्य सरकार जो उड़ीसा की है वो 3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखती है। उन्हें पता है कि हमें ज़ीरो कैजुअलिटी रखनी है और ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कोविड काल में खास तौर से। दूसरा, अस्पतालों में बिजली, ऑक्सीजन और बाकी सारी सप्लाई जारी रहे। सिर्फ मान लीजिए बालासर में ही 9 कोविड अस्पताल हैं और 1 ऑक्सीजन प्लांट है, और उसमें इस तरह से मुस्तैदी तैयारी है कि 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं कटेगी, भले ही सारे पोल गिर जाएं। लेकिन अगर ग्रिड फेल हो गया तो समस्या हो सकती है, वो भी तब जब बड़े ग्रिड फेल हो जाएं। ऐसे में तो पूरा शहर ही पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और तीसरी बड़ी चुनौती, जान माल का नुकसान हो सकता है, जो कि पहले के साइक्लोन्स में भी हुआ है, लेकिन उनको रिस्टोरेशन वर्क पर सबसे ज्यादा इस बार फोकस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीनियर अधिकारी जैसे विशाल देव अगर इस जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 10 साल 15 साल पहले रहे हैं तो उन्हें भेजा गया है, और ऐसे ही 5 से 8 डिस्ट्रिक्ट में सीनियर अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट वाइज तैनात किया है उड़ीसा सरकार ने। और इसके साथ 2-2 मंत्री हर जिले में, खास तौर से बालासर में तो गृह राज्य मंत्री यहाँ के बैठे हुए हैं लगातार 3 दिन से, यानी कि कल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 2 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं भुवनेश्वर से और अब यहाँ से। जब पूरा प्रशासन और पूरा महकमा और पॉलिटिकल विलिंगनेस एक जगह हो तो फिर किस तरह से तस्वीर बदल सकती है, ये आज ही साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मनोज्ञा, और बहुत जरूरी भी है कि प्रशासन मुस्तैद अभी भी रहे और पहले की तैयारियां ही ऐसी आपदाओं से बचाती है लोगों को। मनोज्ञा, ये एक बड़ी बात है, उड़ीसा सरकार जो कह रही है कि जीरो कैजुअलिटी। आप सोचिए, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा, लेकिन एक सरकार ये निर्णय ले रही है कि हम जीरो कैजुअलिटी रखेंगे। इसके लिए उसी तरह की तैयारी पहले से की गई होगी, तभी सरकार का ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास नजर आ रहा है।
जब आप साल भर पढ़ाई करते हैं तो फाइनल एग्जाम पे आपकी तैयारी भी अलग स्तर पर होती है। कुछ ऐसा ही करती रही है उड़ीसा सरकार। 99 के बाद से इन्होंने कई साइक्लोन देखे हैं, लेकिन हुदहुद फेलिन के बाद से जिस तरह से अपने आप को टेक्नोलॉजी के स्तर पर आगे बढ़ाया है और उसके साथ अपनी पॉलिटिकल विलिंगनेस, अगर ये समुद्री इलाका है तो इस समुद्री इलाके में आपको देखिए मैं पुलिस जो तैनात है, ऐसा नहीं है कि 1-2 अधिकारी हैं बल्कि कई सीनियर अधिकारी हैं। प्रशासन की ओर से जो लोग नहीं जाना चाहते थे उन्हें पुलिस पकड़ के लेकर गई है रेस्क्यू सेंटर में। अब कोविड काल में अगर सरकार फैसला ले ले कि ऑक्सीजन की सप्लाई 18 राज्यों में भी जाएगी और इस राज्य में भी उसी तरह से रहेगी, तो ये राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है जिस पर टिके रहना पॉलिटिकल विलिंगनेस, यानी नवीन पटनायक, एक तो स्टेबल सरकार, दूसरा जो उनका इंटेंट रहता है वो उड़ीसा के लिए फायदेमंद रहा है, कम से कम साइक्लोन्स की हैंडलिंग में।